ठंडे पसीने ने अभिमन्यु के माथे को ढक दिया। वहां एक खतरनाक खामोशी छाई हुई थी। भेवान के कौशल को देखकर अन्य जादूगर हैरान रह गए। अभिमन्यु के मन में हजारों विचार थे, लेकिन वो अभी भी भेवान की हरकतों को ध्यान से देख रहा था। भेवान भी हैरान दिखा। मेरे हाथों मारे गए जादूगरों में से आधे उसी जादू से मारे गए हैं, इसलिए हीमनीश ने बिना किसी कारण के तुम पर भरोसा नहीं किया। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने लंबे हरे चोगे से चांदी का एक टुकड़ा निकाला। कैंची में मानव की भुजा की चौड़ाई थी और ब्लेड शीशे की तरह चिकना। हरी गैस से लहरें कैंची पर चढ़ गई। सब लोग उससे दूर रहो, ये एक शापित हथियार है। तुम्हें उन जादूगरों को मारने की जरूरत है जो तुम्हारे समान लेवल पर हैं। उनके शापों को इकट्ठा करो और इस हथियार को तैयार करने से पहले उन पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। तुम ये सब कर लोगे क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। दादी अचानक चिल्लाई। जादूगर और स्टूडेंट्स सभी इतने स्ट्रांग थे कि मौत की सांस को कैंची के चारों ओर घूमते हुए महसूस कर सकते थे। दादी ने धीमी आवाज में समझाया। वो अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कैंची को घूर रही थी। हाँ, शायद तुम यहां अकेले हो जो पहचान सकते हो कि मेरा हथियार कहां से आता है। भेवान बोलते हुए मुस्कुराया और कैंची को घुमा दिया। हैंडल की दाईं और बाईं ओर दो और तलवार दिखाई दे रही थी जो एक हरी गैस के साथ लिपटी हुई थी। भेवान ने अपने दाहिने हाथ से कैंची को झुलाना शुरू कर दिया। हथियार एक कटाई पंखे में बदल गया और अभिमन्यु हवा की गरज के साथ उसे सुन सकता था। उसे नहीं पता था कि उसे अगले हमले का मुकाबला कैसे करना चाहिए। अभिमन्यु को पहले अपने दुश्मनों को शारीरिक हमलों से मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए भेवान एक बराबरी के मुकाबले का जादूगर था। उसके गुण और डिवाइस भी काफी बेहतर थे। क्या तुम तैयार हो? यह बोलकर भेवान मुस्कुराया और गायब हो गया। जिस स्थान पर वो खड़ा था उस स्थान पर दो छोटे छोटे छेद रह गए थे। हालांकि अभिमन्यु के बगल में एक हरी छाया दिखाई दी और उसने उसे जोर से मारा। दोनों ने एक दूसरे को हिट किया और एक साथ समुद्र में गिर गए। वे किनारे से करीब 5-6 मीटर दूर थे। वे धीरे धीरे ठंडे समुद्र में डूब रहे थे। अभिमन्यु का चेहरा लाल हो गया। उसकी बाईं हथेली पर पंख पैटर्न चुपचाप उसके चारों ओर तरंगे भेज रहा था। उसने भेवान का दाहिना हाथ पकड़ लिया और शापित कैंची ने उसकी कमर को लगभग खुला ही काट दिया। मुझे लगता है कि सिग्नेट की एनर्जी तरंगों ने भेवान के हमले को हिलाकर रख दिया है। मुझे शायद इसे पूरी तरह से कर देना चाहिए था। मैं बहुत करीब था। अभिमन्यु भेवान के दाहिने हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि अभिमन्यु मुश्किल से उसके हाथ को पकड़ सका। अभिमन्यु की त्वचा से सिल्वर मेटल का लिक्विड निकलने लगा। वो लिक्विड भेवान के दाहिने हाथ पर चढ़ गया और जमने लगा। अभिमन्यु भेवान को अपनी बाहों पर कठोर धातु लगाकर उसे फिर से मारने की कोशिश कर रहा था। शायद यही उसकी चरम शक्ति से निपटने का एकमात्र तरीका बच गया था। चांदी के लिक्विड की एक छोटी मात्रा भेवान के चेहरे पर चली गई। उसके मुंह, कान और नाक में घुसने की कोशिश करने लगी। भेवान की मुट्ठी अभिमन्यु के मेटल बैरियर पर लगी, लेकिन बमुश्किल ही उसे कोई नुकसान हुआ। दोनों जल्दी से गंदे पानी में एक दूसरे से दूर चले गए और अगले हमले की तैयारी करने लगे। पानी उसकी कैंची की ओर खिंचता चला गया और हमले ने एक छोटा सा भंवर बनाया जो अभिमन्यु को मारने की कोशिश कर रहा था। भेवान ने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी हथेली के ऊपर 5 अंगुल लंबी हरी सुइयां दिखाई दी। अभिमन्यु की ओर धकेले जाने से पहले वे सुइयां कई बार घूमी और वो सुई भंवर के साथ पूरी गति से आगे आ रही थी। वो महसूस कर सकता था कि भेवान ने हमले पर अपना पूरा बल लगाया, क्योंकि वो देख सकता था कि भंवर और सुइयों दोनों को रोक दिया गया था। अभिमन्यु का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून निकल आया। अभिमन्यु ने नीचे से दर्दनाक वार किया। पानी से बाहर निकलने के बाद वो हवा में उड़ गया। खून की बूंदें हर तरफ छींटे मार रही थी। भेवान सतह पर तैरता रहा और उसने अभिमन्यु को गिरते हुए देखा। उसने कैंची को अपने हाथ में पकड़ लिया और जोर से ऊपर की ओर खिसका। भेवान अभिमन्यु को मारते हुए स्थिति बदलता रहा,
लड़ाई बहुत एक तरफा सी लग रही थी। कमजोर, तुम बहुत कमजोर हो, भेवान ने दहाड़ लगाई। अभिमन्यु को फिर से हवा में लात मारी उसने। भेवान के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी और उसके शापित तलवार के चारों ओर हरी गैस और अधिक तेज हो गई। उसने फिर से अभिमन्यु पर आरोप लगाया, बस इतना काफी है, हो गया। अचानक दादी चिल्लाई। एक सफेद लाइट बिंदु हवा के माध्यम से यात्रा करता है और अभिमन्यु और भेवान के बीच रुक जाता है। लाइट बिंदु का विस्तार हुआ और क्रिस्टल प्लेट में तब्दील हो गया, जिसने दोनों को पूरी तरह से अलग कर दिया। अब लड़ने का कोई मतलब नहीं, ये खंडहर खतरनाक है, हम यहां अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं कर सकते, भेवान ने कहा। उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। अभिमन्यु प्लेट से उतरा, समुद्र में कूद गया और तैरकर किनारे पर आ गया। भेवान ने अपनी कैंची को वापस चोगे में रख लिया और अभिमन्यु का पीछा किया। दोनों ने पानी छोड़ने के बाद अपने कपड़ों को सुखाने के लिए अग्नि एनर्जी के कणों का इस्तेमाल किया। उनके कपड़ों से सफेद भाप उठी और उनका शरीर लाल चमक में लिपटा हुआ था। लक्ष्य भेवान के खिलाफ बढ़िया से लड़ाई नहीं कर सका। हालांकि वो गैस स्टेज का जादूगर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं लड़ा, वो सिर्फ औसत से थोड़ा सा ऊपर है। बूढ़ा देवाशीष हंसा। अन्य लोगों ने लड़ाई के परिणाम पर कोई बात नहीं की, लेकिन अभिमन्यु ने हिमनीश की आंखों में निराशा देखी। नीलम ने अभिमन्यु पर एक नजर डाली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तुम बहुत कमजोर हो, मुझे लगा कि तुम कम से कम मेरे शरीर पर कई घाव छोड़ सकते हो, भेवान यह कहकर अपना सिर हिला रहा था। प्रोफेसर दादी, आपने हमें क्यों रोका? आपको मुझे इस बच्चे को मारने देना चाहिए था। हमारे पास उसके साथ इनाम साझा करने का कोई कारण नहीं है, देवाशीष ने कहा। अरे बंद करो ये सब, चलो चलते हैं, दादी ने कहा और मुड़कर प्लेट की ओर इशारा किया। प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो हवा में गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की टूट रही हो। अभिमन्यु ने अपना सर नीचा कर लिया। उसकी आंखें नफरत से भर गई। उसे यकीन था कि अगर दादी ने आखिरी सेकंड में कदम नहीं रखा होता तो दिल के बम के विस्फोट से भेवान की मौत हो जाती, लेकिन उनकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। केवल अच्छी बात यही रही कि किसी को पता नहीं चला कि लड़ाई के दौरान आखिर वो क्या करने जा रहा था। इसके लिए उसके पास खंडहर में भेवान की पीठ में छुरा घोंपने के काफी मौके होंगे। जादूगरों के स्टूडेंट्स ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वे यहां किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। उनमें से कोई भी सामान्य जादूगर से ज्यादा मजबूत तो नहीं था। दादी सबसे आगे टीम को लीड कर रही थी और भेवान उसके पीछे चल रहा था। हिमनीश और देवाशीष स्टूडेंट से घिरे हुए थे और वे दोनों टीम के पीछे चल रहे थे। अभिमन्यु दूसरों से दूरी बनाए रखना चाहता था, लेकिन नीलम और उसके 3 टॉप योद्धा उसके साथ साथ चल रहे थे। उसे युद्ध के दौरान वापस लड़ने का मौका नहीं मिला, सिर्फ थोड़ा सा खून निकला था। फिर भी वो उदास महसूस कर रहा था। भेवान की ताकत, फुर्ती और सहन शक्ति सभी अभिमन्यु की तुलना में बहुत ज्यादा थी। ऐसी परिस्थितियों में अपने तलवार कौशल का उपयोग करने का उसके लिए कोई मतलब नहीं बनता था। उसने मंत्र का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन भेवान के कॉम्बो स्ट्राइक बहुत ज्यादा खतरनाक थे और अभिमन्यु केवल धातु बल क्षेत्र से बचाव करने की कोशिश कर सकता था। सिल्वर मेटल आर्मर की 3 परतों ने भेवान की कैंची को मुश्किल से रोका। टीम आगे बढ़ती रही। वे आइलैंड में अंदर और अंदर चले जा रहे थे। आइलैंड की सतह काले चट्टानों से ढकी हुई थी। केवल एक चीज जो सब देख सकते थे वो थी टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े और खाली मैदान। आसपास कोई पौधा या जानवर नहीं था। पूरा आइलैंड भयानक रूप से खामोश था। मैदान पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से ढका हुआ था और सब लोग काली चट्टानों के बीच आगे बढ़ते जा रहे थे। गरजती हवा जम सी गई थी, इसलिए टॉप योद्धा को भी अपने कॉलर ऊपर खींचने पड़े। अभिमन्यु टीम के बीच में चल रहा था। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया
कि वो ऊपर की ओर जा रहा है। उसने जमीन से एक काला पत्थर उठाया और उसे गौर से देखने लगा। पत्थर चारकोल के टुकड़े जैसा दिखता था और कुछ काली धूल में लिपटा हुआ था, लेकिन धूल में कोई गंध नहीं थी। अजीब है, मैं इसमें से आने वाली काली नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकता हूं, अभिमन्यु ने सोचा और उसने पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। दादी सबसे आगे टीम को लीड कर रही थी। वो अभी भी उसी दिशा का पालन कर रही थी जिसमें वो शुरू से चल रहे थे। ये खंडहर का प्रवेश द्वार है, दादी चिल्लाई। उन्होंने धूप घड़ी पर कदम रखा। खंडहरों का मुख्य द्वार हर दिन बदलता है, आइए इसे जल्द से जल्द खोलने की कोशिश करें। सारे जादूगर धूप घड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। अभिमन्यु किनारे से हट गया। वहां उसके सामने का भाग एक वी शेप जैसा लग रहा था जो उल्टा लिखा हुआ था। पीछे से नीलम की आवाज आई, दोस्तों, ये एक प्राचीन जादूगर ग्रुप द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक रन है जिसे एक्सेस ऑफ टाइम कहा जाता है, यानी कि समय की धुरी। अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, उसने ऐसे ग्रुप के बारे में कभी नहीं सुना था। ये एक प्राचीन ग्रुप था जो समय की पूजा करता था। वे समय को अपना भगवान मानते थे। उनका अंतिम लक्ष्य समय को नियंत्रित करना और फिर अपनी नियति बदलना था। हालांकि युद्ध के दौरान पूरा ग्रुप अचानक से कहीं गायब हो गया। वेस्ट किनारों पर हजारों जादूगर एक साथ हवा में गायब हो गए। ये लगभग ऐसा था जैसे उनका कोई भी वजूद ही ना बचा हो। लोगों ने ग्रुप के छोड़े हुए खंडहरों का पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिन्हें कुछ मूल्यवान जानकारी हासिल हो पाई। नीलम ने धीरे से समझाया। यही कारण था कि अभिमन्यु ने बिना किसी हिचकिचाहट के मिशन में शामिल होने का फैसला किया। जीरो ने पहले ही ट्री किलर दवाई बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री थी उसके बारे में अभिमन्यु को बता दिया था, इसलिए उसे अब केवल एक चीज की जरूरत थी, वो किसी भी कीमती चीज को वहां से हासिल करे। यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, अचानक दूसरी तरफ से दादी की आवाज आई। प्रवेश द्वार पहले से ही किसी ने खोल दिया है। दादी एक घंटे की लाइन के पास खड़ी थी। वो उदास दिखाई दे रही थी। सभी जादूगर हैरान रह गए। वे जल्दी से दादी के पास जमा हो गए। उन्होंने अंधेरे घंटे की रेखा पर बने सफेद बिंदु की ओर इशारा किया और सबने देखा कि सफेद बिंदु धीरे धीरे ग्रे रंग में बदल रहा है। हीमनीश के चेहरे पर गंभीर भाव थे। इस निशान का मतलब है कि शायद यह प्रवेश द्वार हाल में ही खोला गया है। बिंदु पहले सफेद हो जाएगा और फिर धीरे धीरे भूरे रंग में वापस आ जाएगा। कोई कुछ देर पहले ही खंडहर में प्रवेश कर चुका है। कुछ भी बोलते हो तुम, क्या तुम्हारा मतलब किसी जीव से है? देवाशीष ने पूछताछ की। मुझे यकीन है, हम जिस क्षेत्र में थे वो काली चट्टानों से ढका हुआ है, लेकिन आइलैंड का दूसरा आधा हिस्सा काले पेड़ों के बीच समुद्र है। हमने पिछली बार पहले ही आइलैंड की खोज की थी, लेकिन हमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं मिला। ये कहते हुए दादी की भौहें तन गई। अजीब बात है, यहां किसी ने हमारा पीछा भी नहीं किया। इसका मतलब है कि किसी और ने आइलैंड को खुद ही स्थित कर लिया है। हीमनीश ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, यह कैसे संभव है? हमने कभी भी कोई जानकारी लीक नहीं की। ये कहते हुए दादी के हाव भाव अचानक बदल गए। धूप के समय से दूर हट जाओ, सभी दूर हट जाओ, जल्दी, वो चिल्लाई। तभी आइलैंड हिलने लगा। ये एक भूकंप जैसा था। टीम जल्दी से धूप घड़ी से दूर हट गई। धुंधली ऊपर गहरे धुएं की एक पंक्ति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई सांप झुककर ऊपर की ओर चढ़ रहा, और कुछ सेकंड के बाद सांप एक छोटी काली रोशनी वाली बिंदी में बदल गया। भूकंप के रुकते ही धूप घड़ी की सतह से सफेद धुआं धीरे धीरे उठने लगा। फिर वो हवा में ही कहीं ठहर गया। कहीं से दूर से एक आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई महिला
वो पेरा गा रही है। उसकी आवाज की टोन बहुत ज्यादा ऊंची थी और हल्की थी। आखिर इस धूप घड़ी का क्या राज है? इस मिशन में अभिमन्यु अपना क्या योगदान दे पाएगा? मेरे प्यारे गृहनगर, मैं एक दिन लौटूंगी। मैं बहुत दिनों से भटक रही हूं। उन झरनों की आवाज सुनते समय हम एक साथ सबसे अच्छे कीड़ों का आनंद लेंगे। हम पार्टी करते हैं, हम नाचते हैं, हम गाते हैं। आकाश रक्त की तरह लाल है और भूमि लावा की तरह गर्म। ग्लास में खून चिकना और स्वादिष्ट है। हम हंसेंगे, हम आंखें मूंदेंगे और आनंद लेंगे एक बार फिर। क्या बकवास बड़बड़ा रही है ये बुढ़िया? अभिमन्यु ने उस कविता को सुना और सोचा और चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि ये आवाज सभी कोनों से आ रही है। खाली और एकांत आइलैंड के ऊपर से गूंज रही है। मुझे नहीं पता, मैंने ये भाषा कभी नहीं सीखी, लेकिन मैं बोलों का अर्थ समझ सकती हूं, नीलम ने कहा। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, भीमनीश ने कहा। आसपास का जायजा लेने के दौरान सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर गंभीर भाव थे। गाने के रुकने से पहले इसे कई बार दोहराया गया। धूप घड़ी में 3 अंधेरी सुरंग के प्रवेश द्वार खुल गए। प्रत्येक द्वार लगभग 1 मीटर चौड़ा था और अभिमन्यु एक अंतहीन खाई की ओर ले जाने वाली लंबी सफेद पत्थर की सीढ़ियां देख सकता था। अजीब तरह से 3 प्रवेश द्वार धीरे धीरे धुंधले हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे कहीं गायब होने वाले हैं। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? खंडहर में प्रवेश करें। किसी ने जाल को अंदर से ट्रिगर किया होगा और तभी ये बदलाव हो रहा है, दादी ने कहा और 3 प्रवेश द्वारों की ओर इशारा किया। उनकी उंगलियों से सफेद रोशनी की एक किरण निकली और 3 सफेद एनर्जी के तारों में बदल गई। वे सभी के सभी जल्दी से प्रवेश द्वार से चिपक गए। बिना कुछ कहे दादी अपने सबसे निकट के प्रवेश द्वार पर दौड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। कदम संभाल के, भीमनीश चिल्लाया और उसी प्रवेश द्वार में दादी का पीछा करने लगा। उसके स्टूडेंट्स भी उसके पीछे प्रवेश कर रहे थे। भेवान ने चारों ओर देखा और एक अलग प्रवेश द्वार में प्रवेश किया। अभिमन्यु ने 1 सेकंड के लिए उसकी ओर देखा और उन प्रवेश द्वारों की जांच की जिनमें अन्य लोग गए थे। वो आगे बढ़ा और भेवान द्वारा चुनी गई सुरंग में चला गया। उस सुरंग में बहुत अंधेरा था। वो सीढ़ियों से नीचे चलने लगा और उसके कदमों की आहट गुफा में गूंज उठी। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा और एक बार फिर देखा कि आसपास कुछ है तो नहीं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी हथेली में चांदी का चाकू बनाया। उसने चाकू को दाहिनी ओर से घुमाकर मारा और बिना किसी शोर के तुरंत अंधेरे में चला गया। अभिमन्यु के चाकू फेंकने के बाद सामने से कोई आवाज नहीं आई, इसलिए उसे लगा कि शायद दाएं और बाएं दोनों रास्तों में आगे कुछ भी नहीं है। वो रास्ता असीमित है, असीम है। उसे पता नहीं था कि सीढ़ियां कितनी लंबी होंगी। वो वहां का अंत तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। उसने अपना सिर घुमाया, लेकिन प्रवेश द्वार पहले ही गायब हो चुका था। उसकी जगह एक काली छाया ने ले ली थी। अभिमन्यु ने नीचे देखा और चौंक गया। उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, फिर वो रुक गया। जैसे अभिमन्यु अपने पैरों को उससे दूर ले गया, वो ग्रे सीढ़ियां वहां से गायब हो गईं। उसने फिर से गायब सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह जगह कुछ तो अजीब है। अभिमन्यु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ उसके चेहरे के बाईं ओर लाल लौ की एक गेंद दिखाई दी। इसकी चमकीली पीली चमक ने उसके आसपास के क्षेत्र को रोशन कर दिया। हालांकि वे केवल सामने की सीढ़ियां देख सकता था। शेष इलाका एक अजीब अंधेरी आभा से ढका हुआ था। अभिमन्यु के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। यह अपनी कांटेदार जीभ का उपयोग करते हुए एक
सांप की आवाज की तरह लग रही थी और अचानक तीव्र नीली चमक ने उसकी आंखों को ढक लिया। अगले ही पल वहां का माहौल बदल गया। अभिमन्यु की आंखें धुंधली हो गई और उसने महसूस किया कि अब वो एक बंद सुरंग की गीली सीढ़ियों पर खड़ा है। लौ का गोला अभी भी उसके चेहरे के चारों ओर तैर रहा था और इसने उस जगह को बहुत ज्यादा चमका दिया था। दीवारों को हल्के पीले रंग की ईंटों से बनाया गया था, जबकि जमीन को काली स्लेट से ढका गया था। अभिमन्यु ने गहरे और धीमे कदमों को सुना कि शायद वहां कोई और भी मौजूद था। चेतावनी, चेतावनी, अज्ञात बल क्षेत्र का पता चला। अभिमन्यु की आंखें फिर से धुंधली हो गईं। उसका दृश्य तेज रोशनी और अंधेरे के बीच बदल रहा था। उसे लगा कि शायद वो सुरंग में कहीं पर खड़ा है, लेकिन अगले ही पल उसने अपने सामने अंतहीन अंधेरे स्थान को फिर से देखा। हे भगवान, ये कैसी जगह है? अभिमन्यु ने घबराते हुए सोचा। वो मुड़ा और वापस भागने लगा। वो पूरी गति से दौड़ रहा था, जबकि उसकी आंखों के सामने सुरंग और अंधेरी चमक हर जगह फैली हुई थी। कई मिनट बाद उसे ऐसा लगा जैसे कि वो बाहर निकलने वाला है। उसे बाहर चमकीला सफेद आकाश दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु तेजी से भागा। मैं कहा हूं, ये सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रहा, उसने सोचा। वो बेचैनी से चारों ओर देख रहा था। हरे भरे पेड़ जगमगा रहे थे और पत्ते हवा में नाच रहे थे। अभिमन्यु ने अपना सिर घुमाया और सुरंग में देखा। उसमें अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। उसके मन में एक तरकीब आई, इसलिए वो सुरंग में वापस लौट गया। अब उसकी चिप कोई रुकावट नहीं दिखा रहा था। वो पत्थर की सीढ़ी पर लौट आया और उसे बाहर एक काली चट्टान दिखाई दी। ये चट्टान इस बात का संकेत था कि अब वो बाहर निकलने से धूप घड़ी सामने आ गई है। अच्छा, तो ये एक भ्रम था, अभिमन्यु ने सोचा और अपना बायां हाथ उठाया। हथेली पर पंखों को झूलते हुए देखा उसने। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से थोड़े बड़े हो गए हों। अनजान शक्तिशाली इलाका अब आसपास नहीं है, जीरो ने अपनी यांत्रिक आवाज में सूचना दी। अभिमन्यु के हाथ का सिग्नेचर गर्म हो रहा था। यह हवा से किसी अज्ञात एनर्जी पदार्थ को धीरे धीरे सोख रहा था। ऐसा लग रहा था कि हार्पीस के खून ने अभिमन्यु को उस भ्रमजाल से बाहर निकलने में मदद की थी। अब अभिमन्यु शांत हो गया और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे चला गया। सुरंग गीली थी और वो हवा में मिट्टी को सूंघ सकता था। अचानक मुड़ने के बाद अभिमन्यु की आंखों के सामने एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। वो भेवान था। उसकी मशाल की रोशनी ने उसके हरे चोगे पर टिमटिमाती छाया डाली। ऐसा लग रहा था कि चोगे को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और भेवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भेवान ने अचानक किसी के तेज कदमों की आवाज सुनी और अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि अभिमन्यु कोने में खड़ा है, उसे घूर रहा है। तुम खुद मेरे पास मरने के लिए चले आए, भेवान बोला। वो हैरान दिखाई दिया। तुम्हें पता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, समझे? क्या तुम मूर्ख हो? तुम एक सामान्य जादूगर भी कैसे बन गए? मुझे तो ताज्जुब होता है। भेवान ने ताना मारा और हंसा। अभिमन्यु ने समय बर्बाद नहीं किया और भेवान पर एक नीला दिल का बम फेंका। बूम! जैसे ही दिल का बम हवा में फटा, सुरंग में जमी हुई नीली लिक्विड की अनगिनत बूंदें अचानक से फट पड़ी। कुछ सेकंड के बाद दीवारें और जमीन दोनों ही नीले रंग से रंगी हुई थी। भेवान ने बम को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका आधा शरीर अभी भी नीले लिक्विड की चपेट में था। नीला लिक्विड पतला था। यह धीरे धीरे दीवारों और भेवान के हरे चोगे के चारों ओर घूम रहा था। उसमें से उठ रही सफेद भाप से अभिमन्यु की नजर धुंधली पड़ गई। पूरी सुरंग धीरे धीरे नीली हो गई। हवा में एनर्जी के कण जम गए। भेवान विस्फोट के लिए तैयार नहीं था और नीले लिक्विड के फैलते ही ठंड की एक पतली परत ने उसकी त्वचा को ढक दिया। ये क्या हो रहा है? शायद ये किसी सामान्य जानवर का दिल नहीं है, ये किसी खास जानवर का दिल लगता है, भेवान दर्द से कराहते हुए बोला। उसकी नाक से खून टपक रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है।
भेवान ने अपने शापित कैंची को खींचा, घूमा और आगे बढ़ गया। हवा में उड़ते ही वे ब्लेड पंखे में बदल गए और इस बार एक लाल दिल आकर उस पर उड़ गया। धिक्कार है, क्या है ये? लेकिन भेवान चकमा देने में असफल रहा। बूम! भेवान लाल लपेटों से घिर गया। विस्फोट की शक्ति ने पूरे सुरंग को हिलाकर रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बंद डिब्बे में आग लग गई हो। अंदर का तापमान बहुत अधिक था। अभिमन्यु पीछे की ओर झुक गया, यह देखते हुए कि विस्फोट से भेवान बाईं दीवार से टकरा गया था। दीवार पर जो दाग बने थे वो भेवान के शरीर के आकार जैसा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भेवान अभी भी जीवित था। वो धीरे धीरे जमीन पर गिरा। उसका शरीर जल गया और सफेद धुएं में घिर गया। आग धीरे धीरे बुझ गई क्योंकि अब जलने के लिए कुछ बचा नहीं था। अभिमन्यु के पास अपने कपड़ों के नीचे 20 से अधिक दिल के बम छिपे हुए मिले। और मजे की बात तो यह थी कि जिन 2 बमों का उसने अभी इस्तेमाल किया था वो इन बमों में से सबसे कम शक्तिशाली थे। अब इस बात से तो तय हो गया था कि वो भेवान को मौत के घाट उतार सकता था। उसने जो पहला बम फेंका था उसमें बम एनर्जी और दूसरी अग्नि एनर्जी थी। उन दोनों के पास लगभग 51 डिग्री की शक्ति थी। भेवान विस्फोटों के केंद्र में नहीं था, लेकिन फिर भी वो लगातार 2 बार कम से कम 40 डिग्री बिजली की चपेट में आया। ऐसा लग रहा था कि भेवान गंभीर रूप से घायल हो गया। अभिमन्यु ने उसे देखा और अपने होठों को एक ठंडी मुस्कान से भर लिया। अलविदा। उसने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी हथेली पर पंख झूलने लगे। भेवान ने अचानक अपनी दाहिनी मुट्ठी से दीवार पर प्रहार किया। टूटे पत्थरों के टुकड़ों के साथ कुछ काले प्रकाश बिंदु हवा में छिटक गए। अभिमन्यु को यकीन नहीं था कि भेवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसकी हथेली पर पंख झूलना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि सिग्नेट काले बिंदुओं को अपने अंदर सोखने की कोशिश कर रहा है। अभिमन्यु वहीं खड़ा रहा और हिला भी नहीं। उसने अपने पैरों के नीचे ग्रे सीढ़ियां महसूस की। सुरंग और भेवान अब वहां नहीं थे। उसने मान लिया कि वो फिर से भ्रम में फंस गया था। अभिमन्यु ने अपना हाथ नीचे किया और अपनी हथेली पर सिग्नेट की जांच की। सौभाग्य से यह पूरी तरह से एक्टिव नहीं था और वो बाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। अचानक एक ठंडक का एहसास उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर चढ़ गया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसे सुरंग फिर से दिखाई देने लगा। अब तो मरोगे, अब कैसे बचोगे? भेवान ने पीछे से जोरदार दहाड़ लगाई। अभिमन्यु घूमा और भेवान की हरी सुई लगभग उसकी नाक के सिरे तक पहुंच गई। अभिमन्यु की गर्दन पर छुरा घोंपने की कोशिश करते हुए भेवान हंसा। बूम! दोनों के बीच तेज हरी ज्वाला धधक उठी। भेवान को खून की खांसी आई और उसका शरीर फिर से दीवार से चिपक गया। तुमने मुझे ये क्या चुभाया? उसने अभिमन्यु को देखकर कहा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है भेवान। अभिमन्यु के हाथ में एक और रेड हार्ट बम दिखाई दिया। यह धीरे धीरे पंप कर रहा था और इसकी सतह पर हरे रंग की चमक थी। तुम ये अजीब एनर्जी वाले दिल कहां से लेकर आए? भेवान के चेहरे पर भय का एक चिन्ह बन गया। ऐसी खूबी और ऐसी ताकत, तुमने वो दिल किससे खरीदे? भेवान ने कहा और उसने अपनी शापित कैंची उठा ली। हरे रंग की चमक की एक पतली परत ने चांदी के ब्लेड की सतह को लपेट लिया और भेवान के शरीर पर वार कर डाला। भेवान अचानक गायब हो गया। अभिमन्यु ने माना कि भेवान वापस लड़ने की कोशिश कर रहा था। वो जल्दी से मुड़ा और एक और दिल का बम विस्फोट करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसने देखा कि भेवान बिना पीछे देखे सुरंग की दूसरी ओर भाग रहा है। दौड़ते समय उसने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ रखा था। उसके पीछे जमीन पर खून का निशान था। उसकी कैंची पर हरी चमक गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसके पास अब कोई दिमागी शक्ति या मन मंत्र नहीं बचा था जो उसे मदद दे सके। भागने की कोशिश कर रहे हो? अभिमन्यु के चेहरे पर जीत की चमक थी। उसने भेवान का पीछा करना शुरू कर दिया। भेवान की गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी और अभिमन्यु ने 20 सेकंड के भीतर ही उसे पकड़ लिया। बूम!
आग की लपेटें सुरंग के माध्यम से चली और भिवान को फिर से दीवार में उड़ा दिया। अपने दाहिने हाथ में चांदी की क्रॉस गार्ड तलवार बनाकर अभिमन्यु धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। आग ने पूरी सुरंग को चमका दिया था। दीवार से टकराने के बाद भिवान बेहोश हो गया। अभिमन्यु ने उसकी गर्दन पर निशाना साधा और अपनी तलवार फेंक दी। क्रॉस गार्ड तलवार ने हवा में एक लाइन खींची, लेकिन भिवान के शरीर पर उसके लगने के ठीक पहले ही वो गायब हो गया और वो तलवार दीवार से टकरा गई। तलवार जमीन पर गिर पड़ी। तभी अभिमन्यु को पीछे से एक आहट सुनाई दी। कौन है वहां? यह कहकर अभिमन्यु ने अपना सिर घुमाया। क्या भिवान जिंदा है? क्या अभिमन्यु उस सुरंग से सही सलामत वापस लौट पाएगा?